सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अभी मेंस का आंसर राइटिंग बता रहे थे हम लोग। तो YouTube का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, अगर आप हमारे क्लास का भी आप देखेंगे तो इससे पहले का हिस्सा आपको मिल जाएगा। तो सोशल इश्यूज़, सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज़, ये अभी हम सिलेबस कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा मेंस आंसर राइटिंग के बारे में कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेंस ही वो एग्ज़ाम है जो आपका मेरिट तय करती है, उसी से आपको सर्विस मिलती है। प्रीलिम्स तो केवल क्वालिफाइंग है, आप कितने मार्क्स लेके आते हैं उससे कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन मेंस के जो मार्क्स हैं वो आपको सफलता दिलाते हैं, आपको नौकरी मिलती है उससे। तो दो तरह के लोग मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। एक तो वे लोग जिनका नॉलेज का लेवल बहुत ऊंचा चला गया है और वो स्वभावतः ही अच्छा लिख लेते हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर वो लिख लेते हैं। और एक वो लोग मेंस में अच्छे नंबर लेके आते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं लिखने की। उनका नॉलेज का स्तर उतना अच्छा नहीं है, ना उन्होंने ज़्यादा किताबें पढ़ी है। इसलिए कई बार टॉपर्स आप ये कहते हुए सुनते होंगे आप लोग कि किसी 10 किताबों को पढ़ने के बजाय एक ही किताब को 10 बार पढ़ो। तो टॉपर्स ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो शॉर्टकट है। दरअसल एग्ज़ाम में लिखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो भी IAS की तैयारी करता है किताब लेके बैठ जाता है। फिल्म वाले भी जब बताते हैं कि ये बच्चा कलेक्टर की तैयारी कर रहा है, कोई सीरियल वाला बताता है, तो उसको हमेशा किताब खरीदते हुए और पढ़ते हुए बताते हैं, लिखते हुए कभी नहीं बताते। जबकि पढ़ने की परीक्षा नहीं है, लिखने की परीक्षा है। पूरा रॉन्ग कंसेप्ट है। इसलिए वो बच्चे भी सारे सेलेक्ट हो जाते हैं जो 22-23 साल के हैं, जिनका नॉलेज उतना अच्छा नहीं है, जिनका एथिकल बैकग्राउंड नहीं है, यहाँ तक कि घर वालों ने उनको पैसा कमाने के लिए ही भेजना है IAS में भी। और कंसेप्ट क्लियर है उनका कि हमको वहाँ जा कर के भ्रष्टाचार करना है और पैसा कमाना है, और अभी इन चीज़ों को रटना है, और इससे पैसा कमाने का रास्ता मिलता है, और वो बन जाते हैं। बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। एक तरफ भावुक लोग हैं, इमोशनल हैं, जो अपना ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं। हमारे जो लेक्चर है वो सुनने वाले अधिकांश लोग ऐसे ही हैं, वो भावुक है, इमोशनल भीड़ है। वो IAS नहीं बन पाते। उनमें भी जो लोग तेज हैं वो बन पाते हैं। तो इसका एक साफ साफ तरीका है IAS बनने का। कई लोगों को जब मैं टेस्ट देने के लिए बोलता हूं तो बोलते हैं नहीं, टेस्ट हम बाद में देंगे, पहले हम तैयारी कर लें। एक तो बहुत गलत प्रचलन है जो मैंने पहले भी बताया। अभी भी मैं टेस्ट ले रहा हूं क्लास में तो बहुत कम लोग आ रहे हैं, 50% लोग भी नहीं आ रहे टेस्ट में, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हम मतलब पढ़ाई करें पहले और फिर कुछ जौहर दिखाने लायक बन जाएंगे तब टेस्ट देंगे। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। आप चाहे 40 साल पढ़ लो, कुछ नहीं होना जाना। आपको पहले टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। और टेस्ट में जब आप नहीं लिख पाओगे तब समझ में आएगा कि मुझे पढ़ना क्या है। तो फिर आप लिखने के लिए पढ़ोगे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आदमी वही लिखता है जो क्वेश्चन में लिखा होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट जब होता है आदमी का तो वो ऐसा लिखता है कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह उसका आंसर देता है वो। और लास्ट अटेम्प्ट आते आते आदमी इतना पढ़ लेता है कि वो वही लिखता है जो उसको आता है, क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। लास्ट अटेम्प्ट में आदमी का अनुभव जब ज़्यादा हो जाता है, पढ़ ज़्यादा जाता है, तो वो उसने तय किया होता है कि मुझे क्या लिखना है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है।
जो क्वेश्चन की डिमांड है वो पूरी करनी है, क्वेश्चन को तोड़ना है। अगर उसने डीपीएसपी पूछा है तो डीपीएसपी लिखना है, अगर उसने फंडामेंटल राइट पूछा है तो फंडामेंटल राइट देना है। आपको चूंकि डीपीएसपी पता है और फंडामेंटल राइट है इसलिए लिखोगे, ये गलत बात है। क्वेश्चन में जरूरी है कि नहीं, तो कई लोग लिखते हैं तो वो इस प्रकार से लिखते हैं, तो लिखना ही सब कुछ है, लिखने की कला ही आपको बनाएगी। और कम समय में आपको ज्यादा लिखना है। अभी जितने भी बच्चे हमारे यहाँ टेस्ट दे रहे हैं 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन करना बहुत बड़े चैलेंज है। 18 क्वेश्चन तक पहुंचा, ऐसा लगता है हथौड़ा मार दिया सर पे और दोनों हाथ जाम हो जाते हैं, सर दर्द करने लगता है, जबकि 20 क्वेश्चन पूरे करने हैं। 18 क्वेश्चन से ज्यादा कर ही नहीं पाते, उसमें भी क्वालिटी नहीं रहती। 18 में भी 5-6 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही हल्के होते हैं, आधे आधे होते हैं, तो 14 क्वेश्चन ही वो कर पाता है आदमी 20 में से। 20 में से 20 प्रश्न ही अटेम्प्ट करना ही बहुत बड़ी बात है। तो 2 तरह की तैयारी करनी है, 20 के 20 प्रश्न लिखने की आदत डालनी है। चुनौतियों को एक्सेप्ट करो, वो चुनौती है, चैलेंज है, उसको एक्सेप्ट करो। उसमें क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है, देखो मैं ये चीज़ जो बता रहा हूँ, अगर किसी ने 5 साल खूब तैयारी कर ली, 2-3 बार मेंस दे दिया, फेल हो गया, 1 आध बार इंटरव्यू तक, उसको सबसे ज़्यादा समझ में आएगी मेरी ये बात। अब भीड़ में अभी हो सकता है कि 2-4 हज़ार लोग वीडियो देखेंगे, तो उसमें से हो सकता है कि 2 लोगों को, 2000 लोगों को, 3000 लोगों को बिल्कुल समझ में ना आए, क्योंकि वो उस स्तर के नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आएगी। बाकी मैं क्या बताना चाहता हूँ ये उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। और अगर आपको आ रही है और आप बात मानते हो तो आपको फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा और बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको, अगर मेरी बात समझ में आ रही तो। ये फाइनल है, फुल एंड फाइनल। लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। क्या लिखना है? जो क्वेश्चन में पूछा गया वो लिखना है, क्वेश्चन में पूछे जाने वाली चीज़ लिखना है। कैसे लिखना है? तो टू द पॉइंट लिखना है, पॉइंट बना के लिखना है। जहाँ फ्लो चार्ट बना सकते हो वहाँ फ्लो चार्ट बना दो, जहाँ टेबल बना करके दे सकते हो वहाँ टेबल बना के दे दो। कम जगह पर ज़्यादा बात लिख पाओगे। जैसे एक ही क्वेश्चन है कि ट्राइब्स के लिए कौन कौन से एफर्ट हुए हैं, ट्राइब के लिए क्या क्या किया है गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, दूसरे कॉलम में स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, तीसरे में गवर्नमेंट की स्कीम्स। अब आप देखोगे 4-4 पॉइंट तीनों में लिख दोगे तो 12 पॉइंट हो जाएंगे और वर्ड लिमिट भी बहुत कम हो गई, यानी मुश्किल से 70-80 शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात लिख दी। 60 शब्दों में 60 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में आपने 12 बातें लिख दी। और अब आपके पास काफ़ी जगह है, यानी 150 वर्ड का आंसर लिखना है, 250 वर्ड का लिखना है, तो आपने तो अभी 50-60 शब्द ही खर्च किए हैं, तो अब आप अपनी बहुत सारी बात कह सकते हो और वो आंसर लगता भी अच्छा है। तो प्रॉपर लिखना है, अच्छा लिखना है और टू द पॉइंट लिखना है, फालतू बातें नहीं लिखनी है, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से लिखना है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर के नहीं लिखना होता है, प्रोज और कॉन्स लिखना होता है, यानी फेवर में और अगेंस्ट में लिखना होता है। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं, आप पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे हो, लेकिन कंक्लूजन में फाइनली आपको जो, जैसे किसी एक्ट के बारे में लिख रहे हो, है ना, एक्ट के बारे में लिख रहे हो, पॉक्सो लिख रहे हो जैसे, या फिर एट्रोसिटीज, ST/SC एट्रोसिटीज के बारे में बात कर रहे हो, तो लास्ट में उस एक्ट को अच्छा बताना है, कंक्लूजन में एक्ट को अच्छा बताना है। बाकी फेवर और अगेंस्ट में आप लिख सकते हो, बैलेंस व्यू भी डाल सकते हो एक बीच में, और लास्ट में कंक्लूजन हो सकता है, ठीक है। और ऊपर थोड़ा सा उस एक्ट का ब्यौरा, व्हाट इज एक्ट, और एक्ट के पॉइंट यानी प्रोविजंस एंड डेफिनेशंस। डेफिनेशंस फर्स्ट आएगा, देन प्रोविजंस। तो किसी एक्ट के बारे में, एक्ट के बारे में हर साल कोई न कोई क्वेश्चन आता है, हर साल कोई न कोई प्रश्न आता है, और वो करंट अफेयर्स की स्टाइल में आता है, जबकि करंट अफेयर्स नहीं होता है। जैसे एक्ट अगर 2016 में बना है तो 2023 के पेपर में भी आ जाएगा, अभी आ जाएगा सितंबर में, 15 सितंबर से जो परीक्षा, वो 2016 वाला क्वेश्चन अभी आ जाएगा।
पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी अगर 3-4 साल, जैसे एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति अब बन चुकी है वो 2020 में। तो 19-20 में जो आपको नई शिक्षा नीति मिली वो 2024 में 25 में, जब तक कि उससे आगे की पॉलिसी नहीं आ जाती तब तक वो करंट अफेयर्स है। तो उसको तैयार करके रखो और उसको हर साल पूछने की संभावना है उसकी। तो पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फिर उसके फेवर में, फिर अगेंस्ट, फिर लास्ट में उस पॉलिसी को थोड़ा अच्छा बता करके ख़त्म कर दिया। तो बनाइए, फिर क्वेश्चंस बनाइए, इनकी तैयारी कीजिए। यही आईएएस की तैयारी है। आईएएस की तैयारी प्रीलिम्स नहीं है, ध्यान रखिए। मैं फिर क्लियर कर दूं आपको। तो फिर प्रीलिम्स की तैयारी क्या होगी? प्रॉब्लम यह है कि लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और मेंस का टेस्ट नहीं देते। तो मेंस का टेस्ट तो उन्होंने कभी दिया नहीं, प्रीलिम्स को फोकस कर रहे हैं, इसलिए प्रीलिम्स निकलता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मेंस की तैयारी की होती तो वो पूछता कि नई शिक्षा नीति कहां तक भारत के युवाओं को बहुत आगे ले जाएगी और देश को एक नई दिशा देगी, वो कहां तक सफल है, ऐसा क्वेश्चन है। जब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए पढ़ोगे तो जैसा मैंने बताया अभी वैसा पढ़ना पड़ेगा। आप अगर मेरे पास इसका क्वेश्चन लिख के लाओगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सर हमने क्वेश्चन लिखा है, और मैं आपको अगर 10 में से 3 या 4 नंबर दूंगा तो फिर आप कहोगे सर इसमें दिक्कत क्या है, 6 या 7 क्यों नहीं दे रहे हो? तो मैं कहूँगा कि इसमें ये वाला मिसिंग है, इसमें ये वाला मिसिंग है, इसमें ये मिसिंग है। फिर आप उसको जब तैयार करोगे तो फिर प्री निकल जाएगा। बात समझ में है ना? प्री में वही तो क्वेश्चन बनता है ना। फिर प्री में आपका क्वेश्चन इसलिए खराब होता है क्योंकि आप मेंस में 3 या 4 नंबर लाने लायक हो। और कभी मान लिया जाए इन सब चक्रों में अगर मान लिया जाए प्री निकल भी गया, तो मैंने आपको बताया 15,000 लोग जो मेंस देते हैं उनमें से 10,000 लोग तो कभी भी मेंस पास नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, 5 साल बाद भी नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो उस लायक ही नहीं है। तो प्री निकलने से कोई जश्न मनाने का तो कोई कुछ है नहीं, क्योंकि 10,000 लोगों का तो कभी भी नहीं निकलता। 3-3, 4-4, 5-5, 6 अटेम्प्ट खत्म हो गए उनके, प्री नहीं निकला उनका कभी, मतलब मेंस नहीं निकला। तो मेंस निकलने लायक तो होते ही नहीं ना प्री वाले, क्योंकि उन्होंने तो प्री को फोकस किया। क्लियर? मेंस को फोकस करोगे तो मेंस में ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करोगे तो प्री अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि उसमें वो सारे पॉइंट्स जिनकी वजह से प्री रुकता है वो कवर हो जाता है, उन्हीं की वजह से तो प्री रुकता है। क्लियर हुआ कि नहीं? ये है, इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा मेंस की प्रॉपर तैयारी होती है, बाकी और किसी की नहीं होती। इंटरव्यू और प्री अपने आप उसी के साथ निकलते हैं। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ये कई बार बहुत आखिरी में समझ में आता है, बहुत सालों बाद समझ में आता है। मेंस की तैयारी किए बिना जितने भी लोगों ने प्री निकाला वो हंसी के पात्र बन जाते हैं, इंटरव्यू तक भी पहुंच जाते हैं, वहां फोटो भी खिंचा लेते हैं यूपीएससी के बाहर खड़े होकर के, लेकिन कभी नहीं निकलता उनका। इंटरव्यू में पहुंचने के बाद भी वापस लुढ़क करके वापस प्री में इसी ढेर में आके 15 लाख 20 लाख लोगों में शामिल हो जाते हैं। क्या कारण है? क्वालिटी नहीं है उसमें, लिखने की क्वालिटी नहीं है। नहीं तो मेंस में क्वेश्चन नंबर आ गए 850 नंबर अगर मेंस में आ गए होते तो इंटरव्यू में गए बीते आदमी को भी 125-150 तो मिल ही जाते हैं, तो आईएएस हो जाता है। थोड़े और कम आते तो आईपीएस हो जाता, और कम आते तो आईआरएस हो जाता है। जनरल की बात कर, जनरल 1800 में से 850, 50% भी नहीं, 50% भी 900 होते हैं। मतलब आपके आ रहे हैं 720, 730, 740, ऐसा कुछ आपके मार्क्स आया है और उसी वजह से आपको इंटरव्यू का कॉल आया है। आया समझ में? तो इंटरव्यू कॉल आने से भी कुछ नहीं होगा, आप फिर से 20 लाख लोगों में शामिल हो जाओगे। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है मेंस की अच्छी प्रैक्टिस करो।
फिर कई लोग बोलते हैं प्री नहीं निकला, फिर मेंस का मतलब क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेंस अगर आपने वाकई में हर क्वेश्चन को 6 नंबर के हिसाब से तैयार कर लिया कि मुझे इसमें 6 मार्क्स आएंगे ही आएंगे, तो फिर तो प्री अपने आप निकलेगा, क्योंकि वही पॉइंट्स तो प्री रोकते हैं आपके, क्योंकि आप 3 या 4 नंबर के लायक आपने क्वेश्चन को तैयार कर रखा है, तो वो जो छूट गया है हिस्सा वही प्री में रोक देता है, आपको कंफ्यूज कर देता है। आप कहोगे अरे मुझे आता था लेकिन ये गलत हो गया, तो गलत क्यों हो गया? गलत इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ प्री में जो क्वेश्चन में 5-6 हिस्से होते हैं, 4-5 हिस्से होते हैं, 2 हिस्से आपको समझ में आ गए, 1-2 हिस्से आपको समझ में नहीं आया, तो अटक गए आप और क्वेश्चन गलत कराए। अगर आपने प्रॉपर लिखा होता और टीचर ने चेक कर दिया होता और मार्क्स दे दिए होते तो कंफर्म एग्जाम में भी नहीं रुकोगे, क्योंकि आपने तो बिना देखे लिखा है ना, और वहां तो आपको सपोर्ट मिलेगा, वहां तो लिखा हुआ मिलेगा, आपको गेस करना है बस, तो वहां तो सपोर्ट मिल जाएगा। तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने तो रट करके और आपने तो समझदारी भरा उत्तर दिया है, तभी तो मार्क्स आए हैं, तो वो तो और ऊंचा स्तर है। कुछ बात समझ में आ रही है? इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिए खुद के ऊपर। घर वालों का पैसा खर्च होता है, आपकी उम्र बढ़ती है, तनाव आता है, और 30-35 की उम्र जाने के बाद में क्या है कि खास करके 28, 29, 30 के आसपास से बीमारियां भी शुरू हो जाती है कई बच्चों, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती है। तो फिर टेबलेट लेते हैं, उनके साइड इफेक्ट, फिर नींद ज़्यादा आती है, फिर पढ़ाई नहीं होती, तो वैसे भी लायक नहीं होता आदमी। तो इसलिए इसी एज का फ़ायदा उठाइए और इस एज में कन्फ्यूज़न मत पालिए कोई भी, और फालतू के इधर उधर गाइडेंस में भी मत जाइए, कुछ नहीं रखा है उसमें। मैं साफ साफ बता रहा हूँ आपको, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, लिखना ज़रूरी है, टू द पॉइंट लिखना ज़रूरी है। क्वेश्चंस आप हमसे ले लीजिए, चाहे अगर आपके पास नहीं तो क्वेश्चंस हमसे ले लीजिए, मॉडल आंसर भी दे देंगे, बट ये है कि लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जुड़े रहिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ हम होमवर्क देते हैं, करंट अफेयर्स का होमवर्क देते हैं, लगभग वही क्वेश्चंस आप अभी 15 सितंबर से एग्ज़ाम होगा, हम गिना देंगे क्वेश्चन, ये उस दिन बताया था, ये उस दिन के वीडियो में जाके देख लो, आप बैक डेट में जाके वीडियो में देख सकते हो, हमने काउंट करा देंगे अभी। तो फिर सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे? तो सेलेक्ट इसीलिए नहीं हो रहे ना कि जो बताया गया है उसको कर नहीं रहे हैं, उसको करना है, होमवर्क करना है, तो होमवर्क कर लीजिए, IAS हो जाओगे। ऐसे आप टीचर बनने के लिए मारे फिरोगे, आपको कोई टीचर नहीं बना है, या हम IAS बना रहे हैं। सीधी सीधी बात माननी है, बहुत विद्वान बनना नहीं, बहुत विद्वान नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा विद्वता और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करनी है, 5 चीज़ें इकट्ठी करनी है। नई शिक्षा नीति के बारे में 5 पेज का नोट्स नहीं बनाना है, 1 पेज का बनाना है, और 6 बातें लिखनी है बस, क्योंकि जो एग्जाम में लिख सको वही रटो, उसको एग्जाम में लिखना है। यही तो टेस्ट देने से यही तो फायदा होता है, टेस्ट देने से ये फायदा होता है ना कि आपको पढ़ना क्या है। कई लोग बोले पहले हम पढ़ लें, तो टेस्ट देने के बाद पता चलेगा कि पढ़ी गलत रहे थे, तो इसलिए तो पहले टेस्ट दोगे तो समझ में आएगा ना कि पढ़ना क्या है। भाई आप मेन्यू तैयार करोगे ना घर पे, तब तो सब्जी मंडी से सब्जी कितना किलो, 250 ग्राम क्या लाना है, 50 ग्राम क्या लाना है, तो क्या बनने वाला है उस आधार पे तो लेके आओगे ना। कैसे करोगे? किराने का सामान भी उसी तरह से पहले मेन्यू सेट करता है। हलवाई जो होता है, 1000 लोगों का खाना बनवाना है, तो पहले वो बोलता है बनना क्या क्या है, फिर आपसे वो सामान लिखेगा किराने का, फिर लिखेगा कि इतना किलो ये ले आओ, उतना किलो वो लगेगा, उतना किलो वो लगेगा। पहले वो तो करोगे ना, तो वो तो टेस्ट ही है। डॉक्टर क्या करता है, सीधी, बहुत पैसे वाला कोई आदमी है तो पूरा क्या मेडिकल खरीद के खा जाएगा? ऐसा थोड़ी कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो पूरा मेडिकल खरीद सकता हूं। तो ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वो रॉन्ग कर रहे हो, आप मेडिकल खरीद रहे हो। पहले टेस्ट दो, आपको कमी क्या है उसको पढ़ो, उसकी टेबलेट लेके आओ, डॉक्टर लिखेगा पर्चे में। जो टेस्ट दोगे तो उसमें आपका एक्सपर्ट टीचर बताएगा कि पढ़ना क्या है तुमको। अगर मैं सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं, सरोजनी नायडू के बारे में लिखो, एनी बेसेंट के बारे में लिखो, एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन के बारे में लिखो, या एनी बेसेंट के जो
सोसाइटी थी उसके बारे में लिखो, ठीक है ना। किसके लिए काम किया था उन्होंने, एनी बेसेंट ने? हाँ, कौन सी फिलोसॉफी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में मान लिया जाए क्वेश्चन करना है, आंसर लिखना है, और मैं आपको अगर 4 नंबर देता हूं या 3 नंबर ही देता हूं, क्योंकि आपने स्थान का नाम नहीं लिखा, ईयर नहीं लिखा उसका। थियोसॉफिकल सोसाइटी के 5 उद्देश्य लिखने थे, आपने एक ही लिखा। क्लियर? और जो पूरे उसके अंदर जो काम करने वाले प्रमुख लोग थे थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े थे, ऐसे कम से कम 10 लोग हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में लिखे हुए हैं। रेनेसां में हम पढ़ते हैं कि 10 लोग उससे जुड़े हुए थे। आपने एक का नाम लिखा है, केवल एनी बेसेंट का नाम लिखा है, तो आपको 3 या 4 नंबर मिलेंगे। अब आप कहोगे कि ये गलतियां अगर ठीक कर लेंगे तो 7 नंबर मिलेंगे, तो आपका प्रीलिम रुकेगा नहीं। अब आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? लेकिन आप ऐसे ही बार बार पढ़ने लग जाओगे तो ऐसे तो हो सकता है कि आपको आर्य समाज बहुत अच्छा लगता है और आर्य समाज के बारे में आप 10 में से 8 नंबर पढ़ने लाने लायक हो, उसके बावजूद सुबह लेकर के फिर आर्य समाज बैठ गए, आर्य समाज को ही लेके बैठ गए। तो इसका मतलब आप गलत पढ़ रहे हो ना। डॉक्टर टेस्ट लगने के बाद में बताता है हीमोग्लोबिन की कमी है या विटामिन की है या किसकी है, तो फिर वो टेबलेट लिखता है ना उस हिसाब से कि इस चीज की कमी है तो ये करो। प्रॉपर तैयारी तो वो है, तब तो रिजल्ट आएंगे आपके शरीर में, तब बीमारी सुधरती हुई लगेगी। तो इसलिए डॉक्टर सबसे पहले दवाई लिखता है या टेस्ट लिखता है? सबसे पहले वो टेस्ट करवाता है आपको, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट देकर के जिन लोगों ने अच्छे मार्क्स ले रखे हैं उन मार्क्स के साथ में अपनी तुलना करो कि उसका आंसर क्यों परफेक्ट है और हमारा आंसर इतना पीछे कैसे है, आखिर उसने ऐसा क्या लिख दिया। और फिर जब आप वो कमी को पूरा करने के लिए जब जाओगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, आप कैसे पढ़ते हो, क्या क्या चीजें छोड़ देते हो। बहुत ज्यादा फैक्ट्स और फिगर्स याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी याद नहीं रख पाएगा, असंभव है। 4 या 5 चीजें आप लिखिए बस, जरूर याद कीजिए, 4 या 5 चीजें जरूर याद कीजिए। लेकिन 30-40 अगर फिगर्स दे रखे हैं, 30-40 अगर आंकड़े दे रखे हैं, फैक्ट्स दे रखे हैं, तो वो सब रटने की जरूरत नहीं है, इतने सारे रटने की जरूरत नहीं, ज्यादा कठिन बनाने की जरूरत नहीं है। आंसर को सरल बना के रखिए। बहुत ही कठिन एग्जाम्पल, जो ऐसा एग्जाम्पल किसी ने सुना नहीं है, ऐसी रिपोर्ट किसी ने सुनी नहीं है, ऐसा सर्वे किसी ने सुना नहीं है, ऐसा इंडेक्स किसी ने नहीं सुना, रेयर है, बिल्कुल जिक्र नहीं करना है उसका, क्योंकि उससे कॉपी चेक करने वाले का उल्टा ईगो हर्ट होता है। ये भी एक झंझट है, उनका अपना एक ईगो है, उनको लगता है हमें तो पता ही नहीं ये क्या है। इसलिए न्यूज़पेपर में जो चीज़ें आती है वही लिखनी है। द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, जैसे PLFS सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, बहुत कॉमन है, सभी लोग जानते हैं क्या है। उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू PLFS फलाना, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री, नोडल मिनिस्ट्री, ठीक है। वेल नोन चीजें लिखनी है, बहुत ज्यादा विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज भी सिंपल रखनी है, टर्मिनोलॉजी प्रॉपर रखें तो अच्छी बात है, और बहुत सामान्य जानकारियां जो सभी के पास तैर रही है। कई लोग विशेषज्ञ बनने के चक्कर में मार्क्स नहीं मिलते उनको, वो चिढ़ जाता है एग्जामिनर। इसलिए जनरल चीजें आपको बहुत आगे ले जा सकती है, सामान्य बातें आपको बहुत आगे ले जा सकती है। तो लिखने में भी डाउन टू अर्थ बने रहना है, ठीक है। जैसे कबीरदास जी के जो
रचनाएं हैं, जो उन्होंने किताबें लिखी, तो जो फेमस है 5 या 6, वही आपने रेयर कहीं पढ़ रखी है, जो एक आध जगह पे कहीं केवल कबीरदास, कबीर पंथ का कोई शिष्य होगा और उस आश्रम में रहता होगा कबीरदास जी के, उसी को पता है। अब ऐसी किताब लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो दुर्लभ बातें लिखने से बचें, लंबे लंबे कोटेशन लिखने से बचें। सिंपल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, सिंगल लाइनर, छोटी छोटी चीजें और रोचक चीजें और आकर्षित करने वाली चीजों से क्वेश्चन का आंसर शुरू करें। जो एकदम, जैसे आप भारत में शिक्षा का महत्व लिख रहे हो, भारत में शिक्षा के ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके बारे में लिखना है, तो सबसे पहले स्कूल चलें हम, पढ़ना बढ़ना, और ये पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इस टाइप के किसी कोर्स से सिंपल वाली चीज़ जो तैर रही है, जो लगभग सभी को पता है, ऐसी किसी भी चीज़ से ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। फिर कोई परसेंटेज हो कि इतने बच्चों का ड्रॉप आउट रेशो इतना है, फलाना है, इतने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, इतने बच्चे, फिर मिड डे मील वाला जो कोई आपको कोई रोचक जानकारी है तो उससे, इस तरह से आप ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा सरलता होगी और जितना अच्छा स्पष्ट लेखन होगा, हैंडराइटिंग खराब भी है तब भी स्पष्ट लिखिए, पॉइंट्स में लिखिए तो उनको दिख जाएगा। जितना ज़्यादा आंसर में पॉइंट्स और फैक्ट्स और ये विजुलाइज कराओगे, उसको दिखाना पड़ेगा, तो दिखाइए उनको। घिच पिच लिखने से नहीं होगा। पैराग्राफ राइटिंग की यही प्रॉब्लम है कि उसमें आप पॉइंट्स को दिखा नहीं पाते। सुंदर हैंडराइटिंग वाले पैराग्राफ में भी बहुत अच्छा लिख पाते हैं, क्योंकि अंडरलाइन करते जाते हैं और हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है, तो साफ साफ दिखता है। जिनकी हैंडराइटिंग खराब है वो लोग तो पॉइंट्स में ही लिखें, पैराग्राफ राइटिंग उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वैसे ही एक लाइन पढ़ना ही बड़ा मुश्किल है, तो फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ना तो बहुत बड़ी चैलेंज है। ठीक है ना। तो अभी जो मैं बता रहा हूं ये मेंस की आंसर राइटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो कीजिए। और बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, ध्यान रखिए। हो सकता है कि शुरू में आप 6 या 7 क्वेश्चन नहीं कर पाओ और वो भी आधे अधूरे हों, पर घबराने की जरूरत नहीं। आप 20 क्वेश्चन करोगे, 18 पे आईएएस हो जाता है। वैसे अच्छे से अगर कोई 18 प्रश्न कर ले 20 में से तो आईएएस हो जाता है। 18 से कम पे फिर थोड़ा सा जनरल में रिस्की हो जाता है। 17 या 16 करोगे तो आईपीएस तक जाओगे जनरल में। पूरे 20 में से 20 तो बहुत ही आइडियलिस्ट कंडीशन है, जो जस्टिस भी कर दे वो और पूरे 20 क्वेश्चन कर दे, मुश्किल है। हम लोग तो करते थे, क्योंकि अभी तो 4000 वर्ड्स हैं लगभग। हमारे टाइम जो पूछते थे वो 3500 या 3000 होते थे। आइडियली तो वो 3000 वर्ड्स लिखे होते थे, लेकिन कई जगह वर्ड लिमिट डिस्क्लोज नहीं करते थे, तो वो 3500 हो जाता था। बट मैं तो जो है उस समय में बहुत ज़्यादा स्पीड थी, तो 5000 तो मिनिमम लिख ही लेता था। तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड थी हमारी, बहुत ज़्यादा। इसलिए मेरे लिए तो 25 क्वेश्चन भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी के बच्चों को मैं देख रहा हूं तो 18 क्वेश्चन से ऊपर कोई पहुंच ही नहीं रहा, कोई भी नहीं पहुंचता। तो ये तो अभी के बच्चों की स्पीड तो बहुत ही कम है, क्योंकि अभी आप लोगों की लिखने की आदतें छूट गई ना सबकी, मोबाइल की वजह से, कंप्यूटर की वजह से। सब टाइप करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हमारे टाइम तो हर चीज़ नोट करनी पड़ती थी। फोटोकॉपी की मशीन भी दुर्लभ थी और इतना पैसा कोई देता नहीं था फोटोकॉपी करने के लिए, तो हम लोगों को लिखना बहुत पड़ता था। हर चीज़ को कॉपी करना पड़ता था, हर चीज़ को दिन भर कलम चलती रहती थी, तो हाथों को अच्छी आदत हो गई थी लिखने की। तो अभी इन दिनों में तो लिखवाना बहुत मुश्किल काम है। मोबाइल नंबर भी नोट नहीं करते ना, टाइप करके सेव करते हैं। हमारे टाइम पे तो लैंडलाइन का नंबर रहता था, उसके आगे उसका नाम, तो डायरी जेब में रहती थी, फ़ोन की डायरी होती थी, टेलीफोन डायरी जेब में। मतलब पेन, सब लोगों के जेब में पेन होता था। अभी भी आप पुराने लोगों के जेब में पेन देखोगे, अब नए बच्चे कोई पेन नहीं रखते, जरूरत ही नहीं है उनको। तो हमको वो दिक्कत नहीं आई उस समय में लिखने में।
लेकिन अभी के तो बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए हो सकता है आप अभी 6-7 क्वेश्चन ही लिखने लायक हो। तो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। प्रीलिम्स भी निकल जाएगा तब भी, और मेंस निकल जाएगा तब भी, कोई मतलब नहीं, आप बनोगे नहीं। बनोगे तभी जब लिखने की प्रैक्टिस करोगे। तो इसलिए बिल्कुल गलत छवि बनाई हुई है कि आईएएस की परीक्षा किताब खरीद के पढ़ने की है। मार्केट से किताबें इकट्ठी करना मतलब राशन, किराना इकट्ठा करने जैसा है। खाना कभी बनता नहीं, चूल्हा कभी जलता नहीं, आप जब जाते हो तब किराना इकट्ठा खरीद के ले आते हो। चाय पत्ती खरीद के ले आते हो, शुगर खरीद के ले आते हो, आटा खरीद के ले आते हो, मसाले खरीद के ले आते हो। कभी कुछ बनाया, कभी कुछ नहीं बनाया। बनाना मतलब एक तरह से लिखना, और टेस्ट देना मतलब परोसने जैसा है। कई लोग बनाते जाएं, और कई लोग आपने देखा होगा कि अरे ये तो बनाया हुआ था लेकिन मेहमान तो चले गए, ये तो परोसा ही नहीं, ये तो खिलाया नहीं, ढका हुआ रह जाता है। कई बार बनाया हुआ भी ढका हुआ रह जाता है। तो टेस्ट देने से आएगा परोसना। टेस्ट परोसने जैसा है, नोट्स बनाना और लिखना खाना बनाने जैसा है, और किताबें खरीदना और पढ़ना किराना इकट्ठा करने के जैसा है। तो परीक्षा किस बात की है? परोसने की परीक्षा है। एग्जाम इकट्ठा करने की, लिखने की, यानी खाना बनाने की, उनकी एग्जाम है ही नहीं, परोसने की परीक्षा है। और वो उनको टेस्टी लगना चाहिए, प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए, इस बात की एग्जाम है। तो लोग इसका मतलब तैयारी किस चीज़ की करते हैं? गलत चीज़ की तैयारी करते हैं। उस चीज़ की तैयारी करते ही नहीं है। वो सोचते ही नहीं कि इसको कोई खाने वाला है एक दिन और इस पर कमेंट आने वाले हैं, यानी आपको मार्क्स मिलेंगे। खाने के बाद कई लोग करते हैं ना, फीडबैक देते हैं कि बहुत अच्छा खाना था आज, बहुत अच्छा लगा, ये वाली चीज़ तो बहुत ही अच्छी बनी थी। ये जो रिप्लाई उधर से आता है, इसी को सुनने के लिए तो वो लालायित रहते, यही उनके लिए प्राइज होता है कि मेहमान अच्छा बोल के गए हैं। यही आपके लिए प्राइज होगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो हम करते क्या हैं? गलत चीज़ करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा, चूँकि सोसाइटी और सोशल इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो जातिवाद, कास्टिज़म, कास्ट, इसके ऊपर मैंने पूरा लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के पिछला लेक्चर देख लीजिए। आज हम ले रहे हैं कि इश्यूज़ रिलेटेड टू वीमेन, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे। महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे बहुत बड़ा चैप्टर है, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे बहुत हैं, और एक आध क्वेश्चन जरूर आता है। और इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं और उसमें महिलाएं पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी के हिसाब से महिलाओं को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी की तो विशेषताएं पहले भी बताई थी। वो सारी विशेषताएं यहाँ निगेटिव जाती है, खास करके महिलाओं के संबंध, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक समाज है, पैट्रिलिनियल सोसाइटी है, पैट्रिलोकल सोसाइटी है। तो महिला को शादी करके पुरुष के यहाँ, यानी कि जो दूल्हा होगा, उसका पति होगा, उसके पिता के यहाँ जाना होगा। पैट्रिलोकल, पति के यहाँ नहीं, पति के पिता के यहाँ। और सरनेम भी धारण करती है, तो हम लोग कई बार बोलते हैं पति का सरनेम, पति के पिता का सरनेम, पति के पिता का सरनेम उसको मिलेगा। तो पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय है ना। और पैट्रिलिनियल, पितृवंशीय, उनका वंश चलेगा, पिता का वंश चलेगा, लड़के के पिता का वंश, खुद के पिता का वंश नहीं, लड़के के। और कुछ मैट्रिलिनियल भी होती हैं, मैट्रिलोकल भी होती हैं, लेकिन वो केवल ट्राइब्स में मिलती है, 1-2 ट्राइब्स हैं उनमें है। नियोलोकल, अगर पश्चिम का प्रभाव आप देखोगे तो वहाँ से नियोलोकल, लड़का भी बेंगलोर में नौकरी करता है, लड़की भी, दोनों ने वहाँ एक फ्लैट लिया या मकान लिया और वहाँ ही रहने लगे शादी के बाद, क्योंकि दोनों वहीं नौकरी करते हैं। ना कोई पिता के घर गया, ना कोई लड़की के घर गया, ना पुरुष के घर गए, दोनों ने नया घर। नियो लोकल, उसको बोलेंगे नियो लोकल फैमिली। तो आपको है ना इतने तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि वेस्टर्नाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है,
महिलाओं के ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वीमेन। ठीक है, तो ये सारी चीजें, रूरल एरिया में महिलाओं की स्थिति, अर्बन एरिया में महिलाओं की स्थिति, तो ये सारे क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे अलग अलग। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑलरेडी पूछ लिया यूपीएससी ने कि एग्रीकल्चर का फेमिनाइजेशन, फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज पीपल। तो फेमिनाइजेशन, ओल्ड एज पीपल का फेमिनाइजेशन क्या होता है, यानी कि बूढ़े लोगों में महिलाओं की क्या प्रॉब्लम है, महिलाएं कैसे जूझती हैं। महिलाएं, सभी लोग बोलते हैं ज़्यादा जिंदा रहती हैं, पुरुषों से ज़्यादा जीवित रहती हैं, तो प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती हैं और वो प्रॉब्लम को इग्नोर भी बहुत करती हैं और इलाज भी नहीं कराती कई बार प्रॉपर। इसलिए आपको कुछ हो जाएगा तो माँ तुरंत इलाज कराती, दवाई देती और तुरंत कर दे, लेकिन मम्मी को कुछ हो जाए तो वो कहते नहीं सब ठीक हो जाए, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, अभी ये कुछ खा लेंगे, चाय पी लेंगे, ठीक हो जाएगा। तो वो इग्नोर करती हैं। बड़ी प्रॉब्लम बनती है तो बड़ी एज में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। तो फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज पीपल, तो कितनी ओल्ड एज पीपल में महिलाएं हैं, प्रतिशत कितना है, यहाँ सब जगह आंकड़े निकलेंगे, फैक्ट्स। ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इन सब में फैक्ट्स लगेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स, सर्वे के फिगर, गवर्नमेंट की रिपोर्ट के फिगर, महिला आयोग के आंकड़े और सरकार का महिला बाल विकास मंत्रालय जो है उसका फिगर, उन्होंने जो सर्वे कर रखे हैं उनके फिगर लगेंगे। प्रॉपर आंसर तैयार करिए, मैंने क्वेश्चंस बता दिए। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो मतलब अभी मैं लेक्चर तो बहुत अच्छा दे सकता हूँ, मॉरल मतलब ऐसा भी दे सकता हूँ कि उसमें सब इम्प्रेस हो जाए, क्या बोला क्या बात है, लेकिन होगा कुछ नहीं। हम यहाँ नारा भी लगाते हैं 21वीं सदी नारी सदी और नारियों जागो अपने को पहचानो और वो सब हो जाएगा। हम बहुत नारी जागरण के ऊपर, विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लेक्चर में सिर्फ काम की बात कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम में लिखना क्या है और वाकई में क्या करना है। ठीक है, तो वहीं तक बने रहिए। अभी महिलाओं की शिक्षा की स्थिति, एक क्वेश्चन ये बनेगा, एजुकेशनल स्टेटस कैसा है महिलाओं का, एनरोलमेंट कैसा होता है, ड्रॉप आउट कितना हो जाता है। तो ड्रॉप आउट महिलाओं का बहुत ज़्यादा होता है, गाँव में स्कूल नहीं होते बड़े क्लास के, तो बच्चियां जो है 8वीं पढ़ करके 10वीं 12वीं पढ़ करके छोड़ देती हैं। जहाँ तक स्कूल होता है तब तक पढ़ती हैं, आगे का हायर एजुकेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ें हैं कि महिलाओं की जो सेक्स रेशो कहाँ पर है, तो कई जगह पर सेक्स रेशो बहुत कम है। जहाँ पितृसत्तात्मक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, जहाँ लड़के का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, पुरुष का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लड़कियों की संख्या बहुत कम है। तो पेट्रियार्की जहाँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है और कट्टरता से होती है, रिजिडिटी से, ऑनर किलिंग भी वहीं पर है, तो ऑनर किलिंग की समस्या है, वो अलग जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं स्पेसिफिक मुद्दों पे। जैसे पहला मुद्दा है वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के प्रति हिंसा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, ये बिल्कुल ही स्पेसिफिक हो जाएगा। तो पहला मुद्दा आपका होना चाहिए महिलाओं के प्रति हिंसा, वायलेंस। तो ड्यू टू पेट्रियार्की, इसमें भी सबसे ज़्यादा तो पेट्रियार्की की वजह से ही हिंसा होती है, क्योंकि महिला जो है वो डिपेंडेंट होती हैं। एक तो डिपेंडेंट होती नहीं है, उनको डिपेंडेंट समझा जाता है और उनके अनपेड वर्क को वैल्यू नहीं दी जाती। यानी जिस काम के पैसे नहीं मिलते वो काम फालतू है, अनपेड वर्क है। तो घरेलू काम जो करती हैं उसका कोई पेमेंट तो मिलता नहीं है। अगर उसकी वैल्यू होने लग जाए तो महिला की भी वैल्यू होने लग जाएगी, काम की वैल्यू होगी तो महिला की भी हो जाएगी। क्योंकि ये अनपेड वर्क पे भी क्वेश्चन बन चुका है एक बार, शायद नहीं बना है तो अभी बन जाएगा। मतलब अब क्या है कि अधिकांश क्वेश्चन बन चुके हैं, तो बचे कुछ जो मुद्दे रहेंगे उन्हीं पे क्वेश्चन बनेगा। तो आप अंदाज भी लगा सकते हो किसका क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो एक तो उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति डिपेंडेंट वाली बनाई हुई है। एक स्वभाव से उनके बारे में तो हिंसा इसलिए होती है
कि महिलाओं को ये माना जाता है कि वो केयरिंग और नर्चरिंग होती हैं, उनकी जो बिहेवियर होता है और उनका जो स्वभाव होता है वो बड़ा केयरिंग और नर्चरिंग होता है। ये जो मान्यता है ये पैट्रियार्की से निकली है। किसने माना है उनको कि केयरिंग होती है, नर्चरिंग होती है, इमोशनल होती है? पैट्रियार्कल वालों ने माना है। क्योंकि पुरुष भी बहुत सारे केयरिंग हो सकते हैं, बहुत सारी मदर ऐसी होंगी जो बच्चों के प्रति उतनी केयरिंग नहीं है जितने उनके पिता हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि वो है, लेकिन इसी से उनकी ड्यूटी निर्धारित हो जाती है कि उनका कर्तव्य और काम क्या है। ये काम है केयरिंग और नर्चरिंग। इसलिए आप देखोगे घर में अगर वो कोई खाना खा रहे हैं और उठ करके पानी ला के दे रही हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ऑफिस में भी वो पानी ला के और वो देने लग जाती हैं, क्योंकि और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे पुरुष और वहाँ के लोग कि वो ऐसा करेगी, क्योंकि वो ऐसा करती है घर में। तो घर में करती लेकिन ऑफिस में थोड़ी करेगी, ठीक है ना। अनपेड वर्क करती हैं तो उनको मालूम है जब वहां पे तुमको पेमेंट नहीं मिलता तो यहां ज्यादा, इसलिए वो बार्गेनिंग पावर नहीं होती है उसमें, अपना पैसा बढ़ाने की पावर नहीं होती है। तो ये प्रॉब्लम्स है, और ये इसी तरह की मान्यता होने के कारण हिंसा ज्यादा होती है, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन उसी प्रकार के होते हैं। और कोविड में वो हिंसा 46% बढ़ गया था, वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है। बाहर भी बहुत तरह के वायलेंस हैं महिलाओं के प्रति, तेजाब फेंकने वाली घटनाएं हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, आप छोटे बच्चियों के साथ घटनाएं हैं, सभी वर्ग की महिलाओं के साथ हिंसा का व्यवहार होता है। तो वायलेंस अगेंस्ट वीमेन पे पूरा नोट्स बनाई है, क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और कर्तव्य स्थल पर महिलाओं के साथ हिंसा। तो विशाखा गाइडलाइन है। भंवरी देवी वाला केस है, राजस्थान में भंवरी देवी वाला केस है, जो एनजीओ में काम करती थी, बाद में रेप करके उसको मार भी दिया गया था। वो जो भी एक केस और है, वो मंत्री था मदेरणा वाला, और एक केस यही है जो चाइल्ड मैरिज से था, जिसके लिए वो काम करते थे भंवरी देवी। और उसी के बाद विशाखा गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी कि वर्क प्लेस पे महिलाओं के साथ कैसा बिहेवियर हो, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सेक्सुअल ऑफेंसेस होंगे या कौन कौन से अपराध माने जाएंगे, आपको कर्तव्य स्थल पर वर्क प्लेस पर क्या क्या करना है, क्या डूज और डोंट्स वाली बातें उसमें पूरी। तो विशाखा गाइडलाइन जरूर जोड़िएगा, बैकग्राउंड में दीजिएगा उसका प्रेमाइस, भंवरी देवी केस और वो तमाम एनजीओ और वो, ठीक है। चाइल्ड मैरिज अपने आप में ही एक हिंसा है, तो उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वायलेंस, हिंसा वाला पूरा एक चैप्टर बनाई है। और हिंसा को रोकने के लिए फिर सरकार ने जो कानून बनाए हैं, ठीक है ना, वायलेंस को रोकने के लिए जो एक्ट बनाए हैं, उन एक्ट को पूरा लिखिए, प्रोविजंस क्या क्या हैं उसके प्रोज में लिखिए। अगेंस्ट में लिखने का तो कोई ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, लेकिन फिर भी एक दो बातें लिख ही सकते हो कि इसमें ये कमी, अगर ये और होता तो और अच्छा कर लेते, ठीक है। और लास्ट में एक बैलेंस व्यू बना करके, कंक्लूजन बना करके उसको दीजिए। तो सबसे पहले प्रॉब्लम, वायलेंस किसको कहेंगे, डेफिनेशंस ये, फिर ये डोमेस्टिक वायलेंस और वर्क प्लेस पे वायलेंस, ठीक है। और फिर बाद में मैंने कानून के बारे में बताया, फिर विशाखा गाइडलाइन की कुछ शर्तें हैं, और लास्ट में कंक्लूजन करके ऐसा करके एक आंसर बन जाएगा। तो ये प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। बहुत जगह आपको इसके वीडियो मिल जाएंगे, पर यह है कि अच्छा होना चाहिए, वो प्रॉपर उलझाने वाला ना हो, ठीक है। आप वहाँ जा सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक। दूसरे नंबर पे बात करते हैं जो महिलाओं से जुड़े, डॉवरी, दहेज वाली। इसका भी एक्ट आया हुआ है, ठीक है, इसका भी एक्ट आया हुआ है। और इसके बारे में भी काफ़ी दोनों तरह के चीज़ें हैं। कई बार इसके मिसयूज, देखिए जितने भी पावरफुल एक्ट हैं उनके मिसयूज भी होते हैं। कुछ महिलाएं जो है, कुछ लड़कियां मिसयूज भी करती हैं, जैसे हिंसा वाले का भी,
रेप वाला जो केस है उसका भी कई बार जो है गलत रिपोर्टिंग हो जाती है। एक तो अंडर रिपोर्टिंग है, इसमें प्रॉब्लम वो भी लिखिएगा। महिलाएं का जो रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो महिलाएं रिपोर्ट ही नहीं कर पाती। जो SC ST में रिपोर्ट नहीं होते वही चीज़ यहाँ पे भी रिपोर्ट नहीं होते। 96% महिलाएं मना कर देती हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। 30% महिलाएं किसी किसी से जिक्र भी करती हैं, लेकिन 96% महिलाएं जो है टोटल बिल्कुल ही किसी कार्रवाई को नहीं चाहती। जिक्र थोड़ा बहुत कर देंगे, रिश्तेदार को बता देंगे, घर पे बता देंगे हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन उनको लगता है कि चलो FIR कराते हैं, तो वो तैयार ही नहीं होती। वही पैट्रियार्कल सोसाइटी, क्योंकि उसके बाद उसको रहना उसी परिवार के साथ है, तो उनके खिलाफ तो शिकायत लिखवाना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई लिखवाने के लिए तैयार हो गया तो आप जानते हो कि वो लिखते नहीं है, पुलिस वाले नहीं लिखते शिकायत को। तो सिस्टमिक इश्यूज हैं, सिस्टम में ही प्रॉब्लम है कुछ। यहां तक कि कई बार पुलिस वाले समझा देते हैं, काउंसलिंग कर देते हैं, घर वाले को बुला करके उनको हम समझा देते हैं, माफी मंगवा लेते हैं, बाकी तुम ये मत करो, वो अंदर हो जाएगा, जमानत नहीं होगी। तो तुम बात को, पुलिस वाले न्याय दिलाने के बजाय समझा देते हैं। कई बार जज समझौता करवाने में इंटरेस्टेड रहते हैं, जज भी। तो न्याय व्यवस्था भी सपोर्ट नहीं करती, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी यानी कि पुलिस और दूसरी एजेंसीज जिनको सपोर्ट करना, महिला बाल विकास विभाग और वो भी सपोर्ट नहीं करते। वो सोचते हैं कि हमने परिवार को बनाए रखा, लेकिन उस परिवार में जाकर के तो फिर हिंसा होगी। तो ये वाली चीज़ें भी लिखिएगा। कानून अपनी जगह, कानून के नुकसान और वो सब है, लेकिन कानून लागू कहाँ होता है? लागू हो ही नहीं पाता। लेकिन कहीं कहीं मिसयूज होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है उसको एक तरह का टेररिज्म कहा है उन्होंने कहा ये भी एक आतंकवाद है, जुडिशियल टेररिज्म। मतलब आप उनको आतंकित कर रहे हो झूठी रिपोर्ट करके, तो उसको भी उन्होंने टेररिज्म का, कंप्लेंट टेररिज्म या इस टाइप का कि आप करते हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के कमेंट भी कभी कभी निगेटिव इस टाइप के आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती है तभी आते हैं ना। तो हर कानून का थोड़ा सा मिसयूज होगा। जो भी पावरफुल होगा, जो भी ताकतवर कानून बनेगा, चाहे वो एट्रोसिटी ST SC एट्रोसिटी एक्ट हो, चाहे वो महिला वाला एक्ट हो, दोनों सभी में, हिंसा वाले में, इसमें सब में, क्योंकि सजाएं बहुत ज़बरदस्त है तो उसका मिसयूज होने की संभावना है। ठीक है, तो डॉरी वाले में भी मिसयूज बहुत होता है, उसके भी कानून के साथ यही है। लेकिन पेट्रियार्की को प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कोई महिला जो है परिवारों में आप देखते हैं कि वो बहुत ही, उसको लगता है कि पुरुषवादी समाज खराब है, ये है, लेकिन कई बार आप देखते हैं ना, महिला अपनी बेटी को समझा रही होती है कि तेरे लड़का होना चाहिए, अपनी बेटी को ही समझा रही होती है कि तुझे लड़का होगा, पहली संतान तो बहुत अच्छा होगा। उसकी सास नहीं बोल रही है, अपनी माँ ही उसको, बेटी को बोल रही है अब तेरी शादी हो गई है, तेरा पहला बच्चा मैं चाहती हूँ कि लड़का हो। तो यहाँ तो पेट्रियार्की, पुरुष तो है ही नहीं इसमें। तो आपने NH-10 मूवी देखी होगी, तो ऑनर किलिंग के लिए कौन उकसाता है? महिलाएं उकसाती है कि वो बेटी अब हमारे किसी काम की नहीं, उसको जाके मार दो, उस लड़के को भी मार दो, वो घर से भाग गई है। वो कास्टिज्म वाला जो मैंने पढ़ाया है, उसमें आप जाकर के देखेंगे तो बहुत सारी जड़ें तो वहाँ पर है, क्योंकि वो कास्ट का मसला होता है, फेथ का मसला होता है। मुसलमान है लड़का, शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है, और लड़की यदि अपर कास्ट की है, तो वही ऑनर की बात हो गई, क्योंकि लड़की ऑनर है, घर की इज्जत है, तो वो हो जाता है। तो लड़की होगी तो नाम खराब करेगी भविष्य में, लड़का होगा तो कमा के ला के देगा। पराया धन बोल करके बड़ा किया जाता है ना, पराया धन दूसरे के पास जाएगी, इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है उसके ऊपर। उनको मालूम है कि टेक्निकल एजुकेशन में मान लीजिए 2 करोड़ रुपया या 50 लाख कॉलेज को देने हैं, और फिर एजुकेशन होना है, तो बच्ची पे तो कतई खर्च नहीं करेंगे, लड़के पे कर देंगे, क्योंकि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा।
क्योंकि लड़के के ऊपर 50 लाख 1 करोड़ पढ़ाई पे इसलिए तक खर्च कर देंगे, 2 करोड़ भी कर देंगे। तो लड़की पे भी करना चाहिए, नहीं ये तो शादी करके दूसरे घर चले जाएगी तो इसकी डिग्री और इसकी नौकरी और वो सब तो दूसरे के काम आएगी। तो वहीं से तो सारा सोशलाइजेशन और वो हमारा पढ़ाई वढ़ाई और वो सब जिम्मेदारी उसी से तो तय होती है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, रूढ़िवाद पूरा जो हमारा जो ये जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है पैट्रियार्कल वाला, ये पूरी जिंदगी पीछा करता है उसका महंगा इलाज कराने में हिचकिचाएंगे। तो वो सोचते हैं कि ये दूसरे का है, ये दूसरे की प्रॉपर्टी है, ये वेल्थ जो है इसका जो संबंध है वो समवन एल्स, कोई दूसरा है, हम नहीं है। और लड़के का जो होगा वो दूसरी तरह का है। तो यही जो मानसिकता है ये उसके पूरी जिंदगी, और दहेज लेने और देने में भी यही है। तो दोनों परिवार कई बार सहमत हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमने चूंकि लड़के की शादी में लिया है तो हम लड़की के उसमें दे। लड़के की शादी में कई लोग लेते इसलिए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें देना पड़ेगा, अभी लड़की की होगी तो उसमें देना पड़ेगा। और लड़के के उसमें वो कई लोग तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काउंट कर लेते हैं। तो ये अंडरस्टूड हो गया, समाज में एक्सेप्टेंस है उस चीज़ का, जबकि नहीं होना चाहिए। दूल्हे के ऊपर जितना खर्चा किया गया, जितनी पढ़ाई पे और नौकरी लगवाने में और उसमें, वो सारा जोड़ लिया जाता है कि ये इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए लगभग इतना इन्वेस्ट हुआ है, ये अब आप दे दो क्योंकि आपकी बेटी सुखी रहेगी, इसकी एक सैलरी होगी, इसका ये स्टेटस होगा, अब आपकी बेटी पूरी ज़िंदगी भर इसको एंजॉय करेगी, तो उसके बदले आप हमको ये पे करो। ऐसे सिद्धांत, यही तो सिद्धांत है बेसिक। पर वही आदमी फिर जब देने में हिचकिचा रहा है या देने में जो है वो सिद्धांत की बात कर रहा है, लेकिन जब लेने की बारी होती है तो वो खुद ही लेने लगता है। कई बार लड़कों का आप देखते हैं कि लड़के मना कर देते हैं कि हम तो ये कर रहे हैं, हम सिद्धांतवादी हैं, हम दहेज नहीं लेंगे, तो घर वाले ही बोलते हैं कि तुमको यहाँ तक हमने किस लेवल पे लाया तुम थोड़ी जानते हो, इसलिए तुम कौन होते हो, तुम अभी डिसाइड ही नहीं कर सकते ये सब। ये मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यूपी में भी है, बिहार में भी है, नॉर्थ इंडिया की बड़ी प्रॉब्लम है दहेज, डॉरी। तो इसको लिखिएगा, ठीक है। और चाइल्ड मैरिज, अलग से चाइल्ड मैरिज के ऊपर भी एक्ट है, जैसे डॉरी पे एक्ट है वैसे चाइल्ड मैरिज पे एक्ट है। चाइल्ड मैरिज तो वैसे बच्चों से संबंधित हम कल देखेंगे, बच्चों और बुजुर्गों वाला कल देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि महिलाओं में ज़्यादा नुकसान होता है चाइल्ड मैरिज से। वैसे तो लड़के को भी नुकसान है, अगर कम उम्र में शादी हो गई तो लड़के को भी नुकसान होगा, लेकिन महिला की तो स्थिति पूरी तरह से खराब हो जाती है। झेलना जो पड़ता है वो महिला को झेलना पड़ता है। तो चाइल्ड मैरिज एक्ट बनने के बावजूद भी चाइल्ड मैरिजेज अभी भी बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। और सर्वे का रिपोर्ट ये बताता है कि भारत में 30% जो शादियां हैं वो 18 साल से कम उम्र में हो गई थी लड़कियों की। अभी जितनी शादियां हैं भारत में, यानी जितने शादीशुदा लोग हैं, उनमें 30% की शादी 18 साल से कम में हो चुकी है, जब लड़कियां 18 साल से कम थी तब हुई थी उनकी शादी। 30% लोग हैं अभी, इसलिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। और आपने देखा था यही धार जिले का ही केस था, वो महिला बाल विकास अधिकारी बाल विवाह रुकवाने लगी थी तो उसके हाथ काट दिए थे, दोनों हाथ। तो अब आप MPPSC UPSC करके जब जाओगे ऑफिसर बन के तो कहीं पहुंच मत जाना ऐसे बिना पुलिस वालों के कि हम बहुत बड़े 30 मार का हम रुकवा देंगे, है ना। ऑनर किलिंग की तरह है मामला, ठीक है ना। उसमें भी इज्जत का सवाल है। बारात आई हुई है और आप शादी रुकवा रहे हो, मतलब तमाशा कर रहे हो, तो आपको बेकार समझा जाएगा, बल चाहे वो चाइल्ड मैरिज है। तो मैरिज, चाइल्ड मैरिज एक्ट जो बना हुआ है उसकी क्या शर्तें हैं, वही प्रोस कॉन्स, सारा कौन कौन से लूप होल्स उसमें छोड़ दिए गए हैं। उसके बावजूद भी स्टिल चाइल्ड मैरिज क्यों प्रैक्टिस हो रही है,
क्या कारण है उसके, कि अभी भी बच्चों के बाल विवाह होते हैं, खास करके राजस्थान में और राजस्थान से जुड़े हुए मध्य प्रदेश के इलाकों में, वहाँ बड़ी मात्रा में होते हैं। कई लोग जो आप लोग देखिए, एक चीज़ तो ये समझिए कि मैं जितनी भी जातिवाद की बात करूं, चाहे महिलाओं की स्थिति की बात करूं, चाहे हम चाइल्ड मैरिज की बात करें, ये सब कुरीतियां जो है हमारे समाज में इतनी ज़्यादा हैं कि कई लोग जो आप लोग जो शहरों में रहे हैं, आपने नहीं देखा है, तो आप लोगों को लगेगा अच्छा ऐसा होता भी है, पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं, ये सब होता है। आप जाइए और आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये सब प्रैक्टिस में है, बहुत अच्छे से हो रहा है। आपको नहीं पता है क्योंकि आप कभी गए नहीं ना वहाँ, देखा नहीं है आपने, तो इसलिए नहीं पता है। बाकी हो रहा, आप अधिकारी बन जाओगे तो ये सब चीज़ें रिपोर्ट होंगी आपके पास, आपकी टेबल पे सारे मसले आने वाले हैं, ये सब चीज़ें हैंडल करना है आपको। मैंने शुरू में ही बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है, इकट्ठे करने वो चीज़ें जो एग्ज़ाम में लिखनी है और उनको मगअप करना है, ठीक है ना, तो वो फिर काम आएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं और बहुत ज़्यादा विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी बातें हम इकट्ठी कर पाए कि नहीं है, कानून की 5-6 बातें हमने इकट्ठी कर ली कि नहीं, उसके खिलाफ लिखने के लिए कुछ इकट्ठा कर लिया कि नहीं, उसके फेवर में लिखने के लिए 4-5 बातें इकट्ठी कर ली कि नहीं, कंक्लूजन लिखने के लिए शानदार कोई कमेंट तैयार कर लिया कि नहीं, इंट्रोडक्शन या आंसर को शुरू करने के लिए हमने कोई 2-3 बातें तैयार कर ली कि नहीं, कर ली है, मतलब पर्याप्त तैयारी हो गई है। अब आप प्री के लिए भी तैयार हो, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। इंटरव्यू में आपको बोलना है, प्री में टिक लगाना है, गोला भरना है, सर्कल भरना है, ठीक है ना, इतना भर अंतर है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एबॉर्शन वाला केस है, तो एबॉर्शन से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, अभी सरकार ने नई गाइडलाइन दी है, एबॉर्शन पे नया एक्ट बनाया है, जिन्होंने सप्ताह और बढ़ा दिए हैं कि कोई क्रिटिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा है। तो भारत अभी ये देखा जाए तो अमेरिका से भी आगे निकल गया। रो वर्सेस वेड जो मैंने आपको उस समय में एबॉर्शन पे बताया था, रो वर्सेस वेड वाला जो केस है, जो ट्रंप के बनाए हुए न्यायाधीशों ने बदल दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के, और अमेरिका जैसे 50 साल पीछे चला गया। 1971 में अमेरिका ज़्यादा प्रोग्रेसिव था एबॉर्शन पर, इंडिया अभी 2022 में ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, ठीक है ना, हम लोग उससे भी आगे हैं। वो 71 से भी पीछे चले गए क्योंकि उन्होंने 71 वाला फैसला पलट दिया जो महिलाओं के काफ़ी पक्ष में था। वो चर्च के हिसाब से, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से कि ईश्वर की देन है, बच्चा एक बार पेट में आ गया तो आप उसे मार नहीं सकते, वो उस स्थिति में पहुंच गए हैं, यानी धर्म का हवाला देने लगे हैं। और हमारे यहाँ आ गया फंडामेंटल राइट, ये मेरा राइट है, रिप्रोडक्शन मेरा राइट है, बच्चा होगा नहीं होगा ये मेरा राइट है, यानी महिला का अधिकार है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ठीक है, और 14 इक्वलिटी। तो वो उसके साथ जोड़ करके वो बहुत ही एडवांस स्थिति में पहुंच गया। तो आप उसको देखिए, पढ़िए, है ना, एबॉर्शन वाला, वो आपको अलग से। फिर एक सरोगेसी वाला मुद्दा है, यहीं पे आएगा वो महिला वाले में, सरोगेसी का मुद्दा है, बड़ा नैतिक मुद्दा भी। 2 तरह की सरोगेसी की बात आती है, एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी और कमर्शियल सरोगेसी। अभी नाम तो हमारा एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी है, क्योंकि कमर्शियल वाले में तो दोनों को पैसा मिलता है, सबको पैसा मिलता है, लेकिन सरोगेसी प्रैक्टिस हो रही है, आप तो देख रहे हैं। सरोगेसी का लॉ है, अमेंडमेंट भी हो चुका है, तो जो ओरिजिनल लॉ भी पढ़ना है, अमेंडमेंट क्या हुआ है वो भी पढ़ना है, सरोगेट मदर की क्या डेफिनेशन है, सरोगेट चाइल्ड की क्या स्थिति होगी, डॉक्टर्स की और उनके क्या रोल होंगे, और इंटेंडेड जो कपल होगा, जो स्पर्म और ओवम का डोनर होगा, ऐसे में सरोगेट मदर को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, उनको क्या क्या बेनिफिट होगा, इंश्योरेंस कितना होगा, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको उसमें मिलेगी सरोगेसी एक्ट में। और हमारा वो भी एडवांस है, चाइना वगैरह में तो लोग सरोगेसी के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो इसको काफ़ी 2016 में थोड़ा सा रिजेक्ट बनाया वापस, क्योंकि यहाँ काफ़ी देशों से लोग आने लगे सरोगेसी के लिए। अकेला अरेरा कॉलोनी जहाँ मेरा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर दिन में 10 सरोगेसी के केस हैं,
क्योंकि वहाँ सरोगेट मदर जो है वो बहुत सस्ते में उपलब्ध है झुग्गी झोपड़ी में। सरोगेट मदर को शादीशुदा होना बहुत ज़रूरी, एक बच्चा मिनिमम उसके पास होना चाहिए खुद का, उसी को सरोगेट मदर बनाते तो वो 1 लाख रुपए 50,000 रुपये में तैयार हो जाते हैं। दोनों तरफ मिडिल मैन है, दोनों तरफ दलाल हैं, सरोगेट मदर उपलब्ध कराने वाले भी और उधर डॉक्टर उपलब्ध कराना उनको पेरेंट्स को, यानी जो पति पत्नी है जिनको बच्चा चाहिए तो वो डॉक्टर के और उन दोनों के बीच में एक दलाल है, और उधर डॉक्टर और वो जो सरोगेट मदर बनेगी उन दोनों के बीच में एक मिडिल मैन है। ये दोनों बहुत पैसा खाते हैं, यही दोनों कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, लिखा पढ़ी करवाते हैं, उसमें तय होता है कि किसको कितने पैसे दिए जाएंगे, लेकिन आपस में तो ये कोई मिल नहीं सकते। तो आपने देखा शाहरुख खान का जो छोटा लड़का है वो भी है, करण जौहर सिंगल पेरेंट बना है, तो इसमें बहुत सारे इशू हैं। क्या कोई ट्रांसजेंडर कोई सिंगल पेरेंट बन सकता है? कोई एक व्यक्ति ही सरोगेसी करवा सकता है? उसने करवाई है करण जौहर ने, वो अकेला है लेकिन उसके पास बच्चा है, बच्चे हैं बल्कि। शाहरुख खान के 2 बच्चे थे, उसने एक तीसरा बच्चा और सरोगेसी से तैयार करवा लिया। तो ये आपको अब सेलिब्रिटीज में देखने को मिलता है, कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। $3 बिलियन से ज़्यादा का मार्केट है पर ईयर, पहले था मतलब 2018 के आसपास, अब तो और ज़्यादा का होगा। ये कोई हम बिल्कुल काल्पनिक और कोई दूसरी दुनिया की बातें नहीं कर रहे हैं, यहीं प्रैक्टिस हो रहा है लोकल में। और टेस्ट ट्यूब केयर सेंटर और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बेबी केयर सेंटर, इस नाम से वो बाहर ऐसे चलते रहते हैं क्लिनिक वगैरह, लेकिन अंदर जो है सब ये सब बिजनेस है। 2002 में फर्स्ट टाइम आया था, बट अभी अमेंडमेंट है और दोनों चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। मुद्दे हैं बहुत सारे, ठीक है। मेरे पास लिखवाने का टाइम नहीं है तो मैं सब लिखवा देता है, सब है मेरे पास नोट्स वगैरह सारी चीज़ें, बट ये है कि लिखवाने का समय नहीं होता। यहाँ पे अब मैं आपको गाइड करता हूँ, यहाँ आता हूँ तो आपको कम समय में ज़्यादा। तो आज के लिए और इस सप्ताह के लिए कुछ होमवर्क शुरू हो गया कि नहीं? तो कल हम फिर चाइल्ड प्रॉब्लम और उनको लेंगे, जो बच्चों की समस्या हैं, बुजुर्गों की समस्या हैं, ओल्ड एज पीपल के साथ क्या दिक्कतें आती हैं, और भी कुछ इश्यूज़ हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए शांति पाठ। तो ओम द्यौ शांति अंतरिक्षग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वन्या माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की